सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कृष्णा 9155 पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत प्रशासन पर नियंत्रण, विधान, कार्यकारी और न्यायिक, इस टॉपिक को करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हमें ये देखना है। देखिए, अब इनको हम समझेंगे थोड़ा सा। प्रशासनिक उत्तरदायित्व, ठीक है, को नियंत्रण के विभिन्न साधनों द्वारा लागू किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसके अंतर्गत नियंत्रण के ऐसे कार्यतंत्र विकसित किए जाते हैं जिनसे प्रशासन को गहरी निगरानी और नियंत्रण में रखा जा सके। ठीक है, जो हमारा प्रशासन है वो कार्य कर रहा है तो वो सही कार्य कर रहा है, इस चीज़ की हमें निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को उन पर नियंत्रण रखने वाली एजेंसियों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों और विवेकों का प्रयोग कानूनों, औपचारिक नियमों, विनियमों, स्थापित प्रक्रियाओं और परंपराओं के अनुसार करें। यह है इसका उद्देश्य। ठीक है, प्रशासन पर नियंत्रण की आवश्यकताओं को, ठीक है, निम्न दो कथनों में भलीभांति स्पष्ट किया गया है। ठीक है, पहला है एल.डी. वाइट, इनके टर्म्स में, इनके अनुसार जनतांत्रिक समाज में सत्ता को नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितनी व्यापकतर सत्ता होगी उतनी ही अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होगी। लोकप्रिय सरकार की एक ऐतिहासिक दुविधा यह है कि सत्ता से पंगु किए बिना उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त अधिकार किस प्रकार दिए जाएं और समुचित नियंत्रण कैसे बनाया जाए। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है लॉर्ड एक्टन के टर्म्स में। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरे तौर पर भ्रष्ट करती है। अतः नौकरशाही सत्ता के खतरों को रोकने और लोक सेवकों द्वारा सत्ता के निरंकुश प्रयोग के विरुद्ध उपायों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रशासन पर नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, ये दो विद्वान हैं, इनके कथन हैं, तो हमें इन्हें, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण के उपकरण ऐसे हैं जिनसे लोक सेवकों की सत्ता और विवेक को प्रतिबंधित किए बिना लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा होती है। ठीक है, मोटे तौर पर प्रशासनिक नियंत्रण दो प्रकार के हैं, एक तो है आंतरिक और एक है बाह्य नियंत्रण। ठीक है, अब देखिए आंतरिक नियंत्रण का काम कैसे होता है। देखिए, आंतरिक नियंत्रण जो है वो प्रशासन तंत्र के भीतर से काम करता है और यह इस तंत्र का ही भाग होता है। यह अपने आप स्वतः स्फूर्त ढंग से और तंत्र के संचरण के साथ लगातार कार्यरत रहता है। दूसरी ओर बाह्य नियंत्रण प्रशासन तंत्र के बाहर से काम करता है और इसका निर्धारण देश के संविधान द्वारा किया जाता है। अब देखिए, प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण के उपाय इस प्रकार हो सकते हैं। पहला है बजट व्यवस्था, ठीक है, कार्मिक प्रबंधन, सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कार्यकुशलता सर्वेक्षण, ठीक है, व्यावसायिक मानक, प्रशासनिक नेतृत्व, पदानुक्रमिक व्यवस्था, पूछताछ और जांच, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। ठीक है, ये सभी आंतरिक नियंत्रण के उपाय हैं। ठीक है, प्रशासन पर। आगे आप देखेंगे तो प्रशासन पर बाह्य नियंत्रण 4 एजेंसियों द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, एक तो विधायिका होती है हमारी संसद, कार्यपालिका, ठीक है, और जुडिशरी न्यायपालिका, और फिर उसके बाद सिटीजन्स नागरिक आ जाते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप के एजेंसी हैं जो प्रशासन पर बाहर से नियंत्रण करते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले विधायी नियंत्रण क्या है। देखिए, प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार में, चाहे वो संसदीय हो या वो अध्यक्षात्मक हो, सरकार का सर्वोच्च अंग विधायिका होती है, क्योंकि इसका गठन जन प्रतिनिधियों द्वारा होता है और यह जनता की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करती हैं।
और जनता के संरक्षक के रूप में काम करती है। ठीक है, जैसे हमारी संसद है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अतः यह प्रशासन को उत्तरदायी और दायित्वपूर्ण बनाने के लिए उस पर नियंत्रण रखती है। परंतु प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की प्रणाली भारत और ग्रेट ब्रिटेन जैसी संसदीय सरकारों में उन सरकारों से भिन्न है जिनमें राष्ट्रपति प्रणाली होती है, जैसे कि अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्यपालिका का नियंत्रण, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। देखिए, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का अर्थ है नौकरशाही की कार्यप्रणाली पर मुख्य कार्यकारी अर्थात राजनीतिक कार्यकारी का नियंत्रण। ठीक है, अमेरिका में यह नियंत्रण राष्ट्रपति या उसके सचिवों द्वारा किया जाता है और भारत और ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तथा अलग अलग विभाग के मंत्रियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं इस चीज़ का ये है कि जो अधिकारी या सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर एक नेताजी बैठे हुए हैं, मंत्री जी। ठीक है, आगे देखते हैं। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल तथा अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल और अपने मंत्रालय या विभाग में सही गलत कार्यों के लिए प्रत्येक मंत्री की व्यक्तिगत जवाबदेही होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मंत्रिपदीय उत्तरदायित्व संसदीय सरकार की मूलभूत विशेषता है। ठीक है, आगे देखिए। इसी कारण से राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण लागू करती है। ठीक है, सामान्य नियमकालिक और प्रतिवेदात्मक विधायी नियंत्रण के विपरीत कार्यकारी नियंत्रण अपनी विषय वस्तु में अधिक परिपूर्ण, स्थायी, निरंतर, प्रेरक और दोष निवारक और निर्देशात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है कार्यपालिका प्रशासन अपना नियंत्रण निम्नलिखित उपायों से लागू करती है, जैसे राजनीतिक निदेशन, नीति निर्माण। भारत में प्रशासनिक नीतियों का निर्माण मंत्रिमंडल करता है। उसके पास उनको लागू करने के संबंध में निर्देशन, निरीक्षण और समन्वय का अधिकार होता है। एक या अधिक विभागों का प्रभारी मंत्री विभागीय नीतियों को तय करता है, प्रशासकों द्वारा उसके कार्यान्वयन को निर्देशित करता है और लेखा निरीक्षण तथा समन्वय करता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार राजनीतिक दिशा निर्देश के द्वारा मंत्री अपने मंत्रालय, विभाग आदि को, ठीक है, प्रशासनिक एजेंसियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। विभागीय अधिकारी सीधे पूरे तौर पर मंत्री के प्रति जवाबदेह होते हैं। अमेरिका में यही कार्य राष्ट्रपति और उसके सचिवों के हिसाब से होता है। ठीक है, चलिए बजट प्रणाली देखते हैं। कार्यपालिका बजट के द्वारा प्रशासन पर अपना नियंत्रण बनाती है और बजट तैयार करती है, उसे संसद में पारित कराती है, खर्चों को पूरा कराने के लिए प्रशासनिक एजेंसियों को आवश्यक धन आवंटित करती है। ठीक है, इस प्रकार की तमाम गतिविधियों में वित्त मंत्रालय, जो भारत सरकार का अभिकरण है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, देखिए यह प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण निम्न तरीके से लागू करता है, जैसे नीतियों और कार्यक्रमों का सिद्धांततया अनुमोदन, बजट अनुमानों की पूर्व योजना की स्वीकृति, प्रदत्त अधिकारों के अधीन खर्चों की स्वीकृति, एकीकृत वित्त सलाहकार के माध्यम से वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके बाद अनुदानों का पुनर्विनियोग, एक उपशीर्ष से दूसरे में कोष का अंतरण, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली, व्यय करने वाले प्राधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली वित्त संहिता निर्धारित करना। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है नियुक्तियां एवं निष्कासन। ठीक है, कार्मिक प्रबंधन एवं नियंत्रण। तो प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का यह सबसे प्रभावी उपाय है। ठीक है, सबसे प्रभावी उपाय इसी को कहते हैं। किसी को अपॉइंट करना, किसी को निकाल देना या सस्पेंड कर देना, ये सब कार्मिक प्रबंधन और नियंत्रण में कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसको सर्वोच्च प्रशासकों की नियुक्ति एवं निष्कासन का अधिकार प्राप्त होता है। इस काम में भारतीय कार्यपालिका का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय लोक सेवा आयोग से सहायता मिलती है। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे है भारत में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख कार्मिक एजेंसी है। ठीक है, विभागाध्यक्षों के चयन और नियुक्ति में सर्वोच्च स्तर पर मंत्रीगण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
अतः इस प्रकार की नियुक्तियों के द्वारा वे अपने विभागों के प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। अमेरिका में भी सर्वोच्च पदों पर नियुक्तियां करने के लिए राष्ट्रपति को सीनेट की स्वीकृति लेनी होती है, लेकिन उनको उनके पदों से हटाने का पूरा अधिकार उसे ही होता है। कार्मिक प्रबंधन एवं नियंत्रण के मामले में अमेरिका के कार्मिक प्रबंधन कार्यालय OPM की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है प्रदत्त विधि निर्माण। इसे कार्यकारी विधि निर्माण भी कहते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण लागू करने के लिए कार्यपालिका के हाथों में यह एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। संसद कानूनों की रूपरेखा तैयार करती है और छोटे मोटे विवरण भरने का अधिकार कार्यपालिका को दे देती है। अतः इन नियमों, विनियमों और उपनियमों को कार्यपालिका बनाती है, जिनका पालन प्रशासकों द्वारा संबोधित कानून को लागू करने में करना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अध्यादेश। अब देखिए अध्यादेश क्या है कि भारतीय संविधान संसद की मध्यावधि के दौरान मुख्य कार्यकारी अर्थात राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य उस परिस्थिति से निपटना है जो तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। संसद के अधिनियम की तरह अध्यादेश भी उतने ही आधिकारिक और प्रभावशाली होते हैं जितने ये प्रशासन के कार्यों, और इसलिए ये प्रशासन के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद आता है लोक सेवा संहिता। ठीक है, कार्यपालिका ने एक लोक सेवा संहिता को तय किया है। अपनी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करने में प्रशासकों के लिए इनका ध्यान रखना और पालन करना आवश्यक है। इसमें आचरण संबंधी नियम होते हैं जो प्रशासकों को अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोकते हैं। ठीक है, ऐसे में जो भारत में ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं वो ये हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954, केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम 1955, रेलवे सेवा आचरण नियम 1956। ठीक है, इन नियमों का सरोकार राज्य के प्रति निष्ठा, वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आदेशों के पालन, लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों, लोक सेवाओं के व्यक्तिगत लेन देन और वैवाहिक प्रतिबंधों इत्यादि से है। ठीक है, इसके बाद आता है कर्मचारी एजेंसियां। ठीक है, कर्मचारी एजेंसियां, तो हम देखते हैं कर्मचारी एजेंसियों के लिए। देखिए, कार्यपालिका प्रशासन पर अपना नियंत्रण, ठीक है, कर्मचारी एजेंसियों के माध्यम से लागू करती है। भारत में महत्वपूर्ण कर्मचारी एजेंसियां कौन सी हैं? जैसे प्रशासनिक सुधार विभाग, योजना आयोग, अब नीति आयोग है ये, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय। देखिए, मूनी का कथन है कि कर्मचारी एजेंसी कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार है। इसका अर्थ है अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक हाथ। ये सब उसकी व्यवस्थाओं को बनाने और लागू करने में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, यानी कार्यपालिका के लिए बात कर रहे हैं जिसकी अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक हाथ। चलिए आगे है कि अतः कर्मचारी एजेंसियां प्रशासनिक एजेंसियों को प्रभावित करती हैं, उन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखती हैं और उनकी नीतियों तथा कार्यक्रमों में तालमेल बिठाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक, अब यहाँ नेक्स्ट है जनमत को अपील। देखिए, प्रशासन प्रणाली अर्थात लोक सेवा या नौकरशाही, चाहे वो अमेरिकी हो, चाहे ब्रिटिश हो या भारतीय हो, उसका रुझान यथास्थिति बनाए रखने वाला होता है, अतः वह परिवर्तन का विरोध करती है। यह कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को सकारात्मक मस्तिष्क से नहीं लेती। ठीक है, वास्तव में प्रशासन तंत्र के विभिन्न अंग फिफनर और प्रशस्त के शब्दों में विधायिका और प्रभावी समूहों से गठजोड़ करके सामान्य जन के विरुद्ध अभियानों को सोचा समझा नपातुला समर्थन देकर दूसरी एजेंसियों के मुकाबले अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, न केवल कार्यक्रम के क्षेत्र में, ठीक है, बल्कि समान रूप से काम करने की उन स्थापित पद्धतियों में निहित स्वार्थ विकसित कर लेते हैं जो नौकरशाही की आत्म केंद्रित और महत्वपूर्ण स्थिति में बढ़ोतरी करती है। अतः नौकरशाही नए कार्यक्रमों और पद्धतियों का प्रतिरोध करती है क्योंकि इससे उनकी मजबूत स्थिति को खतरा पैदा हो जाता है। ठीक, न्यायिक नियंत्रणों की बात करें अगर, तो देखिए, प्रशासन पर न्यायालयों के नियंत्रण को न्यायिक नियंत्रण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशासनिक कार्यों को कानून की सीमाओं में रखने का अधिकार न्यायालय को है। प्रशासकों के गलत कार्य को कोई भी पीड़ित नागरिक न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार रखता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्य की वैधानिकता को सुनिश्चित करके नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करना है। ठीक है,
अगर हम एल डी वाइट के शब्दों में बात करें तो विधायी देखरेख का उद्देश्य सिद्धांततः कार्यकारी शाखा की नीति और खर्च को नियंत्रित करना है। प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण इन कार्यों की वैधानिकता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार नागरिकों के संवैधानिक तथा अन्य अधिकारों के गैर कानूनी अतिक्रमण के विरुद्ध उनकी रक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद एमपी शर्मा, ठीक है, एमपी शर्मा भारत में लोक प्रशासन के प्रथम अध्यापक माने जाते हैं, ने सही ही कहा है, न्यायालयों का काम नागरिकों की स्वतंत्रताओं और उनके अधिकारों की रक्षा करना है, अतः उनके दृष्टिकोण से न्यायालयों द्वारा लागू नियंत्रण न्यायिक उपचार कहलाते हैं। वास्तविकता यह है कि न्यायालयों के समक्ष सरकार जवाबदेही और सरकारी ज्यादतियों या सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध नागरिकों के लिए न्यायिक उपचार के ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है आधार। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण कानून का शासन की अवधारणा से निकलता है, जो ब्रिटिश और भारतीय दोनों संविधानों की आधारभूत विशेषता है। ब्रिटिश संवैधानिक वकील A.V. डाइसी अपनी विख्यात पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस अवधारणा की शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, कोई भी व्यक्ति दंडनीय नहीं है या किसी से भी कानूनी तौर पर जान या माल का नुकसान उठाया नहीं जा सकता है, सिवा उसने देश के आम न्यायालय के सम्मुख आम कानूनी ढंग से स्थापित कानून को साफ साफ तोड़ा हो। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका पद या स्थिति कुछ भी हो, सामान्य कानून के क्षेत्र के अधीन है। ठीक है, और सामान्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। कानूनी औचित्य के बिना किए गए प्रत्येक कार्य के लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या कर संग्राहक उसी उत्तरदायित्व के अंतर्गत हैं जिसके कोई अन्य नागरिक, जैसे कि कोई अन्य नागरिक। हमारे संविधान के सामान्य सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों की देन है जो न्यायालयों के सामने लाए गए किन्हीं वादों में गैर सरकारी लोगों के अधिकारों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संक्षेप में ये जो कानून के शासन के 3 तत्व हैं, जैसे कि स्वैच्छिक सत्ता की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने के आरोप के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा है कानून के समक्ष समानता, अर्थात सामान्य न्यायालयों द्वारा लागू देश के सामान्य कानून के प्रति सभी नागरिकों, गरीब या अमीर, ऊंचा या नीचा, सरकारी अधिकारी या सामान्य जन की समान अधीनता। ठीक है, तीसरा है कि व्यक्ति के अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के उन अधिकारों का परिणाम है जिनको न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किया गया है। ठीक है, अतः ग्रेट ब्रिटेन में नागरिकों के अधिकार संविधान से नहीं बल्कि न्यायिक निर्णयों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, देखिए स्कोप ग्राउंड की बात करते हैं आगे। प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका निम्नलिखित परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे अधिकार क्षेत्र का अभाव। प्रशासक जब अधिकार के बिना या उसके अपने अधिकार क्षेत्र से परे या अपने अधिकार क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के बाहर काम करता है तो उसे तकनीकी तौर पर प्राधिकार की अति या ओवरफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कानून की त्रुटि। कानून की त्रुटि यानी कि प्रशासक जब कानून की गलत व्याख्या करता है और इस प्रकार नागरिक पर वे बाध्यताएं थोपता है जो कानून की विषय वस्तु द्वारा अपेक्षित नहीं है, तो तकनीकी तौर पर इसे प्राधिकार की भ्रांति या मिसफिएसेंस कहा जाता है। ठीक है, आगे है तथ्यों का पता लगाने में गलती। प्रशासक जब तथ्यों की खोज करने की भूल कर देता है तो गलत पूर्व धारणाओं के आधार पर काम करता है। ठीक है, प्राधिकार का दुरुपयोग। प्रशासक बदले की भावना से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जब अपने प्राधिकार या शक्ति विवेक का दुरुपयोग करता है तो तकनीकी तौर पर इसे कुप्राधिकार यानी कि मालफिएसेंस कहा जाता है। ठीक है, प्रक्रिया की त्रुटि की बात करें तो देखिए प्रक्रिया की त्रुटि। प्रशासक जब निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, उपरोक्त प्रकार के मामलों में प्रभावित नागरिक प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। इसके बाद है रिट। ठीक है, रिट्स इन इंडिया यानी कि भारत में समादेश। देखिए
इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं को उल्लिखित किया जा सकता है। जैसे न्यायालय उपरोक्त सभी समादेश जारी कर सकते हैं, परंतु संविधान में केवल पहले 5 का उल्लेख है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 32 ने सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश जारी करने का अधिकार दिया है। ये मूलभूत अधिकार संविधान द्वारा स्वीकृत हैं। संविधान की धारा 226 उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देती है कि वे समादेशों को न केवल संविधान द्वारा आश्वासित नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू करने बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी जारी कर सकते हैं। इस प्रकार समादेश जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यायालय समादेशों को न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि भारत सरकार के विरुद्ध भी जारी कर सकते हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन में न्यायालय समादेश केवल व्यक्तियों के विरुद्ध जारी कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध नहीं। भारत में समादेश विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता सिर्फ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम देखेंगे कि अनुच्छेद 32 के अधीन संसद किसी न्यायालय को भी समादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, किंतु अभी तक उस प्रकार कोई भी प्रावधान संसद द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। संसद। ठीक है। इसके बाद हम सीमाओं की बात करते हैं। तो निम्नलिखित कारक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। देखिए, न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों में स्वयं हस्तक्षेप नहीं करती। यह तभी हस्तक्षेप करती है जब कोई पीड़ित नागरिक मामले को उनके सामने लाता है। अतः न्यायपालिका के पास अपनी ओर से कार्रवाई सो मोटो करने का अधिकार नहीं होता। देखिए आगे, न्यायालयों द्वारा लागू किया गया नियंत्रण अपनी प्रकृति में सब परीक्षण नियंत्रण होता है। ठीक है। अर्थात यह तभी हस्तक्षेप करते हैं जब प्रशासनिक कार्यों से नागरिक को नुकसान हो चुका होता है। थर्ड है, प्रशासन के सारे कार्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं है, क्योंकि संसद कुछ मामलों को न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू जैसी बात है। स्व व्यक्त अध्यादेश अर्थात कुछ मामले न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से खुद बाहर कर देती है। ठीक है। कुछ विशुद्ध प्रशासनिक मामलों में न्यायालय अपनी ओर से हस्तक्षेप करने से इनकार कर देते हैं। न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी और बोझिल होने के साथ साथ महंगी भी है। ठीक है। न्यायाधीश विधि विशेषज्ञ होते हैं, अतः वे प्रशासनिक खर्चों की अत्यंत तकनीकी प्रकृति को पूरे और समुचित तौर पर समझ नहीं पाते। राज्य के कल्याणकारी रुझान के चलते प्रशासन का आकार, उसकी विविधता और जटिलता बढ़ गई है। अतः न्यायालय प्रशासन के उस प्रत्येक कार्य की समीक्षा नहीं कर सकते जो नागरिक को प्रभावित करता है। ठीक है। देखिए, तो हमने अभी ये कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बाय एग्जीक्यूटिव, और जो हमारी संसद है, विधायिका है, और जो न्यायपालिका, इन सब के द्वारा ये समझा। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसके लिए MCQ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।